हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। आज इस लेक्चर से हम इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। हमने पार्ट 1 में बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जैसे कि ऑडिटिंग का ओरिजिन कैसे हुआ था, इंडिया में ऑडिटिंग कब से आया था, और ऑडिटिंग वर्सेस बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग में डिफरेंस भी देखा था, ऑडिटिंग की डेफिनेशन, मीनिंग, ये सब हमने देखा था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है इसका तो पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। पार्ट 2 में हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। उसमें हम ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव हो गया, स्कोप ऑफ द ऑडिट हो गया, टाइप्स ऑफ ऑडिट हो गया, रिलेशनशिप्स ऑफ ऑडिट विद अदर डिसिप्लिन्स हो गया, ये सब देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट के साथ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिट, एक बात आप समझिए, ऑडिट के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बात करता है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब होता है 100% एश्योरेंस, जो कि ऑडिटर नहीं दे सकता है कभी भी, क्योंकि ऑडिट में बहुत सारी इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है। ऑडिटर हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस ही देता है, जिसका मतलब होता है हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है एज होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। ऑडिटर एश्योरेंस देता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स है। और दूसरा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसेस। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उन पे रिपोर्ट करना और बताना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से बने हैं, ये कम्युनिकेट करना। तो वापस हम एक बार रिवाइज करेंगे। ऑडिट के दो ऑब्जेक्टिव्स है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स है, और दूसरा कि रिपोर्ट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे और बताना कि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं वो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से बने हैं नहीं बने, इसे कम्युनिकेट करना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर आता है फर्स्ट स्कोप की जो ऑडिटर है, जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करता है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के लिए देखता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और जो भी सोर्स ऑफ डाटा जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं उनको एसेस करता है, उनकी रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी पे एसेस, उनकी रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी को एसेस करता है कि क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, जो अदर सोर्स डाटा है वो रिलायबल है, सफिशिएंट है। तो वो दो चीज़ें करता है इसको चेक करने के लिए। मेकिंग अ स्टडी एंड इवेल्युएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। जिस भी एंटिटी का वो ऑडिट कर रहा है वो उसका चेक करेगा, वो इसकी स्टडी करेगा और इवेल्युएट करेगा अकाउंटिंग सिस्टम को, और चेक करेगा कि वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सही लगा रखे हैं या नहीं लगा रखे हैं। सेकंड है कैरिंग आउट टेस्ट्स, इंक्वायरीज एंड अदर वेरिफिकेशन प्रोसीजर। वो टेस्ट करेगा, बहुत सारी चीज़ों को एग्जामाइन करेगा और इंक्वायरीज करेगा, डिपार्टमेंट से, मैनेजमेंट से वेरिफिकेशन करेगा, वाउचर्स का, डॉक्यूमेंट्स का जो भी उसे मिला हुआ है। तो ये दो चीज़ें करता है वो, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी पता करने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के, और जो भी सोर्स ऑफ डाटा उसको मिला है जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने उसको इवेल्युएट करने के लिए वो दो चीज़ें करता है। फर्स्ट वो स्टडी करता है, इवेल्युएट करता है अकाउंटिंग सिस्टम को, और इंटरनल कंट्रोल को चेक करता है कि ये सही से लगा रखे या नहीं लगा रखे। दूसरा वो टेस्ट करता है, बहुत सारी एग्जामाइन करता है बहुत सारी चीज़ों को, इंक्वायरीज करता है मैनेजमेंट से, और वेरिफिकेशन करता है बहुत सारे वाउचर्स का, डॉक्यूमेंट्स का जो भी उसे मैनेजमेंट द्वारा दिया गया है। अब हम सेकंड स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड स्कोप ऑफ ऑडिट में आता है ऑडिटर शुड कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ audit all aspects of the enterprise relevant to financial statements being audited। ऑडिटर को जो है वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना चाहिए एंटिटी के, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफ़ेक्ट करती है। जो भी एस्पेक्ट्स जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफ़ेक्ट करते हैं वो ऑडिटर को कवर करना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्कोप है ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड वेदर इंफॉर्मेशन इज़ प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर
और एज़ पर स्टेटरी रिक्वायरमेंट्स है ऑडिटर को ये बात देखनी चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज्ड है क्या वो प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है, क्या वो स्टेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रही है। तो इसके लिए 2 कंडीशंस बताइए कि वो कैसे डिटरमाइन करेगा। फर्स्ट कंडीशन है कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स ऑफ डाटा। जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड और अदर सोर्स ऑफ डाटा से कंपेयर करें। फर्स्ट तो ये हो गया। और सेकंड है कंसिडरिंग जजमेंट्स दैट मैनेजमेंट हैज़ मेड इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी जजमेंट्स मैनेजमेंट ने दिए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हुए क्या वो उसके हिसाब से है। 2 चीज़ हम इसमें देखेंगे। हम देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है या नहीं। इसको डिटरमाइन करने के लिए हम 2 चीज़ देखेंगे। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उनको हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट। सेकंड जो है कंसीडर करेंगे जजमेंट्स मैनेजमेंट का। जब हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे तो जो मैनेजमेंट ने जजमेंट दिया वो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते प्रिपेयर करते वक्त उसको फॉलो किया है या नहीं किया है। फिर है ऑडिटर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज़ विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। ऑडिटर वही वर्क कर सकता है जो उसके स्कोप में हो। ऑडिटर कोई भी ऐसा वर्क नहीं कर सकता है जो उसके स्कोप से बाहर हो। मतलब ये है ऑडिटर का स्कोप। अब ऑडिटर जो है वो इसके अंदर रह के ही काम कर सकता है। ऑडिटर आउट ऑफ द स्कोप कोई भी काम नहीं कर सकता है। ओके बच्चों, हमने स्कोप ऑफ ऑडिट भी समझा है। आई होप आपको स्कोप ऑफ ऑडिट भी बहुत अच्छे से समझ आया हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑडिट। टाइप्स ऑफ ऑडिट में 2 तरह के ऑडिट होते हैं। ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ। जो ऑडिट जैसे हमने कल भी बात करी थी फर्स्ट लेक्चर में, कंपनीज एक्ट 1913 में ये मैंडेटरी करा था कि जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा वंस इन अ ईयर। तो एक तो ये हो गया ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ। सेकेंड हो गया वॉलंटरी ऑडिट। वॉलंटरी ऑडिट मतलब उन पे मैंडेटरी नहीं है पर वो जो कंपनीज है वो अपनी मर्जी से ऑडिट करा भी सकती है और नहीं भी करा सकती, उनकी मर्जी पे डिपेंड है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ। किन किन कंपनीज है उन पे लॉ ने मैंडेटरी कर रखा है ऑडिट कराना। फर्स्ट है कंपनीज एज रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। जितनी भी कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है उनको लॉ ने मैंडेटरी कर रखा है ऑडिट कराना। फिर है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उनको भी ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड है। बैंकिंग कंपनी जितनी भी है उन सबको भी ऑडिट करना रिक्वायर्ड है। पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गए, इन लोगों को भी ऑडिट कराना रिक्वायर्ड मैंडेटरी है। कॉरपोरेशन सेटअप अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी कॉरपोरेशन सेटअप है अंडर द एक्ट, पार्लियामेंट के एक्ट और स्टेट लेजिस्लेटर के एक्ट के अंदर जो भी कॉरपोरेशन सेटअप किए गए, इसका बेस्ट एग्जांपल है LIC, उसको भी ऑडिट कराना मैंडेटरी है। फिर है स्पेसिफाइड एंटिटीज़ अंडर वेरियस सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में स्पेसिफाइड एंटिटीज़ बता रखी है उनको भी ऑडिट कराना मैंडेटरी है। तो ये 7-8 कंपनीज है जिनको ऑडिट जो है लॉ ने मैंडेटरी करवाना है, इनको तो करवाना ही पड़ेगा। फिर आता है वॉलंटरी ऑडिट। मतलब अगर कंपनी चाहे तो वो ऑडिट करा भी सकती है और अगर नहीं चाहे तो नहीं करा सकती है, वो उनकी मर्जी पे डिपेंड है। तो ऐसी एंटिटी हो गई है कि प्रोप्राइटरी एंटिटीज़ हो गई है जिनको अगर वो चाहे तो करा भी सकती है और नहीं तो नहीं भी करा सकती है। पार्टनरशिप फर्म्स हो गए, उन पे भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि ऑडिट करानी है, उनको भी ज़रूरी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई, इन पे सब पे वॉलंटरी ऑडिट है, ये चाहे तो करा देंगे और नहीं तो नहीं। अब वैसे ऑडिट कराने के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जो हम कल देखेंगे। फिर आता है रिलेशनशिप्स ऑफ ऑडिट विद अदर डिसिप्लिन्स। रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट विद अदर डिसिप्लिन्स में हम समझेंगे ऑडिटिंग का बाकी जो फील्ड है उन सब से रिलेशनशिप्स कैसा है और क्या है। ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का रिलेशनशिप हम सबसे पहले देखेंगे। ऑडिटिंग इज रिव्यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। ऑडिटिंग रिव्यू करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो कि पूरा का पूरा रिजल्ट है कि वो जो पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस का जो रिज़ल्ट है उस पर ही मैटर करता है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटर चेक करता है वो अकाउंटेंट ही बनाता है, वही
भी उसमें बैलेंस शीट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है, तो वो पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस ही है जिसको ऑडिटिंग में चेक किया जाता है। तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का गहरा रिलेशन है। फिर बात करते हैं ऑडिटिंग एंड लॉ का क्या रिलेशन है। एन ऑडिटर शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉज एंड अफेक्टिंग द एंटिटी। फिर इसमें बताया है कि ऑडिटिंग एंड लॉ का क्या रिलेशन है। तो इसमें कहा कि एक ऑडिटर जो है उसको गुड नॉलेज होना चाहिए, उसको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, थोरो नॉलेज होना चाहिए बिजनेस लॉज का, क्योंकि जो एंटिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट हो गया, उसका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, उसका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, उसका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए एक ऑडिटर को। फिर हम बात करते हैं ऑडिटिंग और इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है। ऑडिटर इज़ एक्सपेक्टेड टू बी फेमिलियर विथ द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द क्लाइंट। ऑडिटर जो है अगर क्लाइंट का ऑडिट करता है तो उससे वो उम्मीद की जाती है कि वो पूरा फेमिलियर है, और जो भी क्लाइंट के इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब उसका क्या सेल्स है, क्या टर्नओवर है, क्या रिवेन्यू है, इन सब से ऑडिटर फेमिलियर हो जाता है और फिर वो उसकी ऑडिट कर रहा है ये माना जाता है। तो ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स का भी बहुत गहरा रिलेशन है। ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस की बात करें तो नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज़ असेंशियल फॉर एन ऑडिटर टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज हिज क्लाइंट्स। और जो इसमें बात की है कि जो ह्यूमन बिहेवियर का जो नॉलेज होता है वो भी एक बहुत असेंशियल मेन चीज़ मैटर करती है। जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो हम किस तरह से बात करते हैं, मैनेजमेंट हमको क्या क्या देता है, मैनेजमेंट हमसे किस तरह से बात कर रहा है, तो एक ह्यूमन बिहेवियर होता है वो भी बहुत असेंशियल रोल प्ले करता है। फिर हम बात करते हैं ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स की। ऑडिटर इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग फॉर मीनिंगफुल कंक्लूजन एंड मैथमेटिक्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। जब हम वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं हमारे गोडाउन में या हमारे स्टॉक में इतनी इन्वेंट्रीज है नहीं है, ये हम मैथमेटिक्स के हेल्प से कर सकते हैं। और जब हम स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की जब सैम्पलिंग कर रहे होते हैं और कुछ भी उस हिसाब से कंक्लूज़न निकालते हैं कि हाँ ये इतना माल पड़ा है हमारे पास, ये इतना माल क्लोजिंग स्टॉक में है, तो वो हम स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की हेल्प से ही कर सकते हैं। फिर है ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑडिटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रिलेशन है। ऑडिटर इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव गुड नॉलेज अबाउट वेरियस फाइनेंशियल टेक्निक्स। ये माना जाता है कि ऑडिटर ऑडिट करने आता है फर्म में तो उसको गुड नॉलेज है फाइनेंशियल टेक्निक्स की, जैसे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड फ्लो हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया, कैपिटल बजटिंग हो गया। मतलब उससे ये उम्मीद की जाती है कि उससे बहुत अच्छी नॉलेज है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, ये कितना पैसा है अभी बिजनेस में है, फंड फ्लो मतलब कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, रेशियो एनालिसिस की, कैपिटल बजटिंग की, कितना उसने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ले रखा है, कितना इक्विटी शेयर होल्डर से ले रखा है, ये सब की उसको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। फिर है ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन, इनका क्या रिलेशन है। गुड ऑडिटर इज़ वन हु अंडरस्टैंड्स द क्लाइंट एंड हिज बिजनेस फंक्शन सच एज प्रोडक्शन, कॉस्ट सिस्टम, मार्केटिंग। एक गुड ऑडिटर उससे माना जाता है जो अगर अपने क्लाइंट के बिजनेस का अगर ऑडिट करने आया है तो वो पूरा प्रोडक्शन फंक्शन उसका समझ ले, कॉस्ट सिस्टम जो भी उसने रख रखा है वो समझ ले, उसने क्या फीफो मेथड फॉलो करता है, लीफो मेथड फॉलो करता है वो समझ ले, और मार्केटिंग में वो कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करता है, कैसी मार्केटिंग, सेल्स, पैकेजिंग, वो समझ ले। तो ऑडिट एंड प्रोडक्शन का भी हमने देखा है, एक गुड ऑडिटर को जो है बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्शन, ऑडिटिंग और प्रोडक्शन का भी। ठीक है गाइस, तो थैंक यू गाइस। इसी के साथ हम ये वीडियो को एंड करते हैं और आई होप आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए हों। नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देखेंगे। थैंक यू गाइस।